Hello everyone, welcome to Good Chemistry. So we were discussing about Schrodinger wave equation, which was the base for the quantum mechanics. So we can say full quantum mechanics is based on Schrodinger wave equation that can be written in this form, that is H psi is equals to E psi, where H stands for Hamiltonian operator and E for energy, right? And psi represents the wave function, and we can say it was the basis for atomic orbital. This is also a form of Schrodinger wave equation, and the good thing was we don't need to dive deep into this equation, so we should just be able to identify it. That's it. No need to do a PhD over this equation right now. Okay, so our today's topic is quantum numbers. Let's start our today's lecture. We are already aware about दिस टर्म ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. तो ऑर्बिट हमने कब देखा था, या फिर हमने सबसे पहले कब सुना था ऑर्बिट के बारे में? इट वॉज डिफाइंड बाय बोर, राइट? जो स्टेशनरी स्टेट्स है उन्हीं को क्या बोला गया था? ऑर्बिट बोला गया था. सो इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स. क्योंकि बोर ने क्या बताया था? टू डायमेंशनल मोशन के बारे में बताया था, तो सर्कुलर पाथ के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो ऑर्बिट जो है वो एक सर्कुलर पाथ है. लेकिन अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन की हम बोलेंगे मूवमेंट है, या फिर वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल्स बोल देते हैं. सो इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस within which the probability of finding an electron is maximum. So ये थ्री डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं ऑर्बिटल है वो टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. और क्योंकि ये टर्म जो है बोर ने दी थी, और बोर ने वेव नेचर को कंसीडर ही नहीं किया, इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो ये जो ऑर्बिटल टर्म है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वेव पार्टिकल दोनों नेचर को कंसिडर किया गया था. सो इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम बात करें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, लेकिन ऑर्बिटल जो है इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ को भी लिया गया था. ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हम आज के ही लेक्चर में डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है. ओके, किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? दैट इज 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है. इनफैक्ट ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था. और आज जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. लेकिन जब हम बात करें एक ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल हमने क्या बताया? ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. यहाँ पर मैक्सिमम बोला गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पजेस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर है. तो यहाँ पर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज ऑलवेज 2. ओके, तो ऑर्बिट के अंदर कितने होते हैं? 2n², वेयर n रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट. मान लीजिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट शेल है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1. तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2. अगर हम सेकेंड शेल की बात करें, तो यहाँ पे n को रिप्लेस करेंगे हम 2 से, तो 2² मीन्स 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. चलिए, तो हम पहले देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में है क्या. आपको पता है कि किसी भी इंसान का अगर आपको एड्रेस बताना होगा, तो आप क्या करेंगे? उसका कंट्री बताएंगे, स्टेट बताएंगे, सिटी बताएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ पे फिर कौन सा एरिया में है, उसका हाउस नंबर क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी आप किसी पर्सन तक पहुँच सकते हैं, राइट? उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की फुल इंफॉर्मेशन कौन देता है? वो देते हैं क्वांटम नंबर्स. तो हम बोल सकते हैं दीज आर द एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन. तो एड्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर 4 चीज़ें ज़रूरी है यहाँ पर. जैसे कि हम बोलते हैं कि अभी बात कर रही हूँ मैं अपनी, तो रेवाड़ी में हूँ, तो रेवाड़ी क्या हो गया? मेरा सिटी हो गया. उसके बाद मैं किस लोकेलिटी में हूँ, तो लोकेलिटी जैसे सेक्टर 4 हो गया. उसके बाद मैं बोल सकती हूँ उतने बड़े सेक्टर के अंदर भी मैं कौन से घर में हूँ, तो वहाँ पे मेरा हाउस नंबर है. उसके बाद हाउस नंबर के बाद
क्या होगा कि यहाँ पर भी इतनी सारी फ्लोर्स हैं, तो कौन से फ्लोर के ऊपर हूँ, तो क्या हो गया, 4 बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए टू रीच मी। इन सेम सेंस हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब हम उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, उनकी एनर्जी का पता लगा सकते हैं, वो किस तरीके से ओरिएंटेड है किसी भी एटम के अंदर, किस शेप को पोजेस करते हैं, वो सारी चीज़। शेप का मतलब इलेक्ट्रॉन की शेप नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल के शेप की। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें इन 4 क्वांटम नंबर से, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका दूसरा नाम एंगुलर मोमेंटम, सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी है। देन द थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई एन। तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। तो और हम बोल सकते हैं इसको बोर ने डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये मेन लाइंस जो होती हैं स्पेक्ट्रम में उसको भी एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। कैसे एक्सप्लेन किया, ये तो बोर ने ही कर दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जम्प्स बिटवीन द शेल्स। जितनी ज़्यादा जंप्स होंगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर लाइंस आएंगी, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी इलेक्ट्रॉन का वापस जंप बैक करके अपने ग्राउंड स्टेट में आने की, उतनी ही ज़्यादा लाइंस आएंगी। तो ये एक्सप्लेनेशन बोर ने दे दी थी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय बोर एक्चुअली। ओके, देन अगर हमें ये पता चल जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, मीन्स हमें नंबर ऑफ शेल्स का पता चल गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट शेल के अंदर है, मान लीजिए मीन्स एन की वैल्यू 1 है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोजर है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एन इज इक्वल्स टू 2 और एन इक्वल्स टू 3 हो रहा है, तो उस केस में क्या है, सेंटर से और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो रहा है। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे n की वैल्यू का पता चल गया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, कौन सी शेल में होगा तो हमें उसके डिस्टेंस का पता चल जाएगा, और अगर डिस्टेंस का पता चल जाएगा तो हमें साइज का भी पता चल जाएगा। सो इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे टर्म एवरेज यूज की गई है, एक्यूरेट, क्योंकि हमने क्या कहा इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर पोजेस करता है, इसीलिए अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए हम यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ द शेल। तो बोर का सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं एडवांटेज बोर्स पोस्टुलेट का क्या था, उन्होंने एनर्जी जो है वो एकदम सही बताई थी, जो वैल्यूज उन्होंने बताई थी। तो अगर आपको याद होगा तो एनर्जी के लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, दैट वाज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड तो एटॉमिक नंबर हो गया, अपॉन में एन स्क्वायर। तो एन क्या है यहाँ पर, दिस वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रिमेंबर। तो यहाँ पर एन की वैल्यू, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें क्या बताता है, शेल बताता है, ये वैल्यू किसके अंदर थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर थी। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हमें वैल्यू पता चल जाएगी, एन की वैल्यू अगर हमें पता है, तो हम किसी भी एनर्जी, मतलब किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है वी कैन यूज इट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द शेल, तो एनर्जी का पता चल जाएगा। ओके, एंड इट गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी शेल। और कितने होते हैं, ये फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा इसके लिए, 2n स्क्वायर। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखा रखा है इसकी, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ये किसने दिया था, बोर ने दिया था ये कंसेप्ट। तो के शेल के अंदर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ पर आप एन की जगह 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं। बहुत पहले से पता है आपको, लोअर क्लासेस में बताया गया था। पर रीजन क्या है, कैसे आई ये वैल्यू, बाई 2n स्क्वायर फॉर्मूला, राइट। अगर हम बात करें एल शेल की, तो एल शेल के अंदर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर में एन को सब्सटीट्यूट करेंगे हम 2 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो हमें ये पता चल गया कि सेकेंड शेल में electrons will be 8, maximum possible electrons will be 8. Likewise, if we replace n by 3, then we will get 18, and if we replace n by 4, then we will get 32. Means fourth shell के अंदर having principal quantum number 4,
the maximum possible number of electrons that can be accommodated in n shell, or we can say fourth shell, is 32. तो फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. मैक्सिमम वैल्यू है, कितने तो आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते. वो एटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी भी एटम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर जितना होगा वो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रखेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकता, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है. चलिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और वी कैन से एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर. ये क्या बताता है? इट एक्सप्लेन्स फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम. ये जो लाइन स्पेक्ट्रा था उसके अंदर बाद में क्या दिखा था कि और भी बहुत ही पतली पतली फाइन लाइंस आई थी स्पेक्ट्रम में. जो मेन लाइंस आई थी उनको तो बोर ने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोर. तो जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये एक्सप्लेन करता है कि जो फाइन लाइंस है वो क्यों आती है और कितनी आएंगी, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. ठीक है, ये एल से रिप्रेजेंट करते हैं. और क्या बताता है ये बताता है नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन एनी मेन शेल्स, कि किसी भी मेन प्रिंसिपल शेल के अंदर और कितनी सब शेल्स होंगी, छोटी छोटी और शेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से वो फाइन लाइंस आती है लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर. तो वो कितने के बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये कैसे होगा मैं अभी बताती हूँ आपको. देखिए, नंबर ऑफ सब शेल्स मतलब मैं ये लगा रही हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है. ठीक है, तो उसके अंदर कितनी शेल पॉसिबल है? सिर्फ एक शेल पॉसिबल है, दैट इज एस. ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की, यानी कि सेकंड शेल की, तो उसके अंदर 2 सब शेल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? 2 सब शेल्स आर पॉसिबल. दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड हम बात करें नंबर ऑफ सबशेल्स, यानी कि एल की बात करूं तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी पॉसिबल है 1, और उस सबशेल का नाम क्या है? उस स्पेसिफिक सबशेल का नाम है एस. ऐसे ही अगर मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की, तो यहाँ पर 2 सबशेल्स पॉसिबल है, दैट इज एस एंड पी. ये मैं टाइप ऑफ सबशेल की बात कर रही हूँ. अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, यानी कि थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो यहाँ पर 3 ही subshells possible है, and that is S subshell, P subshell and D subshell. These are type of subshells which are possible for any value of प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो टोटल तो कितनी है? एक के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज फॉर एस. 2 अगर हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसके लिए 2 सबशेल पॉसिबल है, दैट इज एक तो है एस सबशेल, दूसरी है पी सबशेल. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो उसके लिए 3 ही सबशेल्स पॉसिबल है, दैट इज एक एस पॉसिबल है, एक पी पॉसिबल है और एक डी सबशेल पॉसिबल है. अब ये जो सबशेल्स होती है इनकी स्पेसिफिक शेप होती है, तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें सबशेल की नॉलेज है तो हमें ऑर्बिटल के शेप की भी नॉलेज है. सो इट गिव्स शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स. तो हर सबशेल की एक स्पेसिफिक शेप होती है, इसके बारे में भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन, एल इज इक्वल्स टू 0 to n-1. जो एल की वैल्यूज होंगी वो 0 से n-1 के बीच में ही लाई करेंगी. मतलब कि यहाँ पर एल की वैल्यूज जो होंगी, यहाँ पे जो मैंने बताया है दैट इज टाइप ऑफ सबशेल्स, राइट. ये टाइप है कि यहाँ पर एस ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू फिक्स है. अगर आपका एस सबशेल है तो उसके लिए एल की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी. ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी. एस के लिए 0 रहेगी, पी के लिए हमेशा एल की वैल्यू 1 है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 है और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है. ये आपको याद करनी पड़ेगी. यू हैव नो अदर ऑप्शन. तो इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या याद करना है? आपको सिर्फ पैटर्न याद करना है. आप लिखेंगे एस पी डी और एफ, और इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? बस यही तो लिखना है, 0 1 2 3 लर्न. बस एस का मतलब एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2 एंड एफ के लिए एल की वैल्यू 3. तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं. सो यू मस्ट लर्न इट वेल. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको याद होगा जीमेन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट बताया था. तो जीमेन इफेक्ट क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक
splitting of spectral lines in magnetic field and Bohr was unable to explain it. ये उनका एक हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक था. तो इसको कौन एक्सप्लेन कर देता है? ये इसको एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो वी कैन से दिस इज हियर वन मोर एडवांटेज ऑफ क्वांटम नंबर्स. अगर वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो स्प्लिटिंग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस मीन्स लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और कितनी हो रही है, तो कौन बताता है सारी चीज़ें? ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये हमें बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ओरिएंटेड है. मीन्स इट यहाँ पर प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताएगा? ऑब्वियसली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. नेक्स्ट, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी शेल. तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है किसी एक गिवन सबशेल के अंदर. ठीक है, सबशेल के अंदर भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं. अभी अभी हमने लास्ट जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात की थी, तो यहाँ पे हमने 4 सबशेल की बात की थी. ऐसा नहीं कि सबशेल सिर्फ 4 ही हैं, सबशेल्स और भी हैं SPDF, लेकिन आपको एटलीस्ट ये 4 तो आनी ही चाहिए. इसके बाद G भी होता है, H भी होता है, पर आप सिर्फ ये 4 लर्न करेंगे, दैट इज SPDF. तो ये तो हमें अभी सबशेल के बारे में पता चला है. अभी इन सबशेल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और सबशेल के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे इसकी नॉलेज कौन देता है हमें देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो कैसे ये पता चलेगा कि किसी भी एक सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, वो बताएगा ये वाला फॉर्मूला, दैट इज 2l+1. और l की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताया, याद रखनी है. s के लिए 0, t के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, सो दिस g के लिए 4 एंड h के लिए 5. तो आप एटलीस्ट ये 4 तो वैल्यूज याद रखेंगे. अब हमें निकालना है कि S सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. L की जगह आप क्या रखेंगे? 0. तो 2 इंटू में 0 + 1 रख सकते हैं. तो क्या आएगी यहाँ से वैल्यू हमारी? ओनली 1 आ जाएगी. तो इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 1 ओनली. यहाँ पे 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है. लेकिन हम p ऑर्बिटल की बात करें यहाँ पर, तो p के लिए यहाँ पर देखिए L की वैल्यू क्या है? 1. तो सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 इंटू 1 + 1. तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू? ये आ जाएगी 2 × 1 = 2 + 1 मीन्स 3. तो इसीलिए p ऑर्बिटल के लिए p सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है? 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है. और उन 3 ऑर्बिटल का नाम क्या है? उन 3 ऑर्बिटल का नाम है px, py एंड pz. ये 3 ऑर्बिटल्स के नाम हो गए. ठीक है, किससे पता चला हमें कि 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. कौन सा फॉर्मूला यूज किया? 2l+1. ऐसे ही हम d के लिए निकालेंगे 2l+1 फॉर्मूला से. 2 इंटू में d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2. तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 × 2 + 1. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5. राइट. तो यहाँ पर d के लिए वैल्यू आ गई 5. इसका मतलब है कि d के लिए 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं. दैट इज उनका नाम है ये dx² / y², dz², dxz, dyz एंड dzx. तो dxy, yz, zx हो गया, और dx² / y² एंड dz². ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए. अगर हम f की बात करें तो सेम वही वैल्यूज पुट करेंगे 2l+1 के अंदर. l की जगह क्या रखेंगे इस बार आप रखेंगे दिस वैल्यू 3 रखेंगे, और यहाँ पर 2 × 3 = 6 + 1 मीन्स f के लिए 7 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है. सबके लिए अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है. अब जो ये ऑर्बिटल्स हमें पता चल गया कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, कितने हैं. अब हर एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू अलग अलग होती है. ठीक है, जैसे कि हम बात करें px के लिए, तो px के लिए m की वैल्यू है +1. अगर हम बात करें pz के लिए तो ये वैल्यू है 0. अगर हम py की बात करें then this value is -1. तो हर ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अलग अलग वैल्यू होती है. dxy के लिए ये वैल्यू है -2, dyz के लिए दिस वैल्यू इज -1, फॉर dz² m is 0, for dxz m is +1 and for dx² to y² m is +2. तो हमें पता चल गया कि हर ऑर्बिटल के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होती है. आप सिर्फ p और d के लिए याद कर लेंगे तो उतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है. इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए. ओके, तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और बाकी अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम टाइप ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हैं. कैसे बता सकते हैं? देखिए,
आपको मान लीजिए आपको ये वैल्यूज मैंने कैसे निकाली है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 दे रखी है आपको और l इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये याद होगी, अभी अभी जो पीछे मैंने दिखाई थी वही टेबल दोबारा से मैंने इधर डाली है। तो ये देखिए l इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, l इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल। यहाँ पर मैंने बताया था आपको ये चीजें याद रखनी है। फॉर l इक्वल्स टू 0 s, l इक्वल टू 1 मीन्स p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, ये याद रखेंगे। चलो तो अब देखिए अगर 1 है n की वैल्यू, उसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 1 और s क्यों आया, l की वजह से। अगर यहाँ पे 2 है और ये वैल्यू अभी भी 0 है, इसका मतलब फिर से हम किसकी बात कर रहे हैं, हम s की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2s। अगर इस बार देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो ऑर्बिट 2 ही है, शेल तो 2 हो गई, लेकिन यहाँ पर l 1 है, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 2p। अगर हम बात करें 3 की, थर्ड शेल की, तो ये जाएगी 3 और 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, यहाँ पर s ऑर्बिटल है, इसीलिए 3s। ऐसे ही थर्ड के लिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दिस इज 3p। देन अब यहाँ पे देखेंगे l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए, तो देखिए यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3d, दिस वन 4s, क्योंकि 0 मीन्स s, 1 मीन्स p, 2 मीन्स d, 3 मीन्स f। अब ये देखिए ये वैल्यू सेम है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगी 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो इस तरीके से अगर हमें n और l की वैल्यू दे रखी हो तो हम बता सकते हैं कि हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वांटम नंबर की, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, या कुछ बुक्स में एम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स अब तक हमने क्या बात की है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन के ऊपर भी रोटेट करता है, रोल करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 डायरेक्शन में रिवॉल्व कर सकता है, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अप एरो एंड डाउन एरो मीन्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और इनको एक नंबर दिया जाता है +½ एंड -½ मतलब एस की वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन +½ एस शो करेगा या फिर -½ शो करेगा। मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो रोटेशन है, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन से ही हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर क्वांटम नंबर टुडे। तो कल हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वांटम नंबर की हेल्प से कोई भी ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।